अब बात करते हैं थोड़ा सा यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म। ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है आरपी गुप्ता बुक में। ठीक है, तो सिंपल, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ लैंडफॉर्म है, तो सिंपल लैंडफॉर्म मीन्स की जियोमॉर्फोलॉजी, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म। तो तुम बस ये फोकस करना, ये शायद सबसे लास्ट चैप्टर है आरपी गुप्ता का, उसमें भी तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी वाला सेक्शन पढ़ना है। और पढ़ना क्या, ज्यादातर चीजें तुम्हारी ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। मैं एक बार एक रफ आइडिया इसका दे देता हूँ, शायद हो जाएगा, लगभग आज कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखते हैं। देखो, कोई भी जियोमॉर्फोलॉजिकल लैंडफॉर्म डेवलप होने के लिए तीन फैक्टर होना इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, अंडरलाइंग बेडरॉक कैसी है, हार्ड है सॉफ्ट है कैसा है, और दूसरा टाइम स्पैन कितना है उस सेम क्लाइमेट कंडीशन का। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? देखो, अभी कोई मैं रिमोट सेंसिंग बात इस पर नहीं कर रहा हूँ। सिंपल जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म। तीन मेन फैक्टर हैं, क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, दूसरा अंडरलाइंग बेडरॉक कैसी है या जो होस्ट रॉक है वहां पे कैसी है, और तीसरा क्या है, टाइम स्पैन, जो पर्टिकुलर प्रोसेस वहां पे चल रही है वो कितने टाइम के लिए चल रही है। ठीक है, तो ये तीन चीजें ये बताएंगे कि लैंडफॉर्म किस तरीके का बनेगा। देखो, जहाँ पे जिसको ना समझ में आए क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इस पे हम एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो तीन पॉइंट्स में इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। और ये तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट तब और हो जाते हैं जब तुम्हारा सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ठीक है? तो मैं यही कहता, ये तीन पॉइंट नोट कर लो या इससे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में मैंने जब कल पढ़ा रहा था एरियल फोटोग्राफ को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, तो एक टर्म यूज किया था मैंने, शेप। याद है, शेप, साइज, टेक्सचर, कल पढ़ा रहा था मैं। हाँ, तो जो शेप मैंने यूज किया था, ज्यादातर लैंडफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ शेप और अगल बगल का सराउंडेड टेक्सचर, क्लाइमेट कैसा है वहां का, किससे वो एसोसिएशन है उसका, उसके बेसिस पे हम बहुत सारे लैंडफॉर्म बता सकते हैं। अब स्टीरियोस्कोपी एबिलिटी परमिट्स टू एवोल्यूशन ऑफ स्लोप। अब स्टीरियोस्कोपी क्या है ये मैं कल बता चुका हूँ, इसीलिए बोलता हूँ जिसने कल क्लास नहीं की वो प्रॉब्लम में रहोगे। तो और अगर क्लास कर रहे हो लाइन से तो तुम समझ पा रहे हो कि हाँ स्टीरियोस्कोपी क्या है, कि इमेज 2D में आएगी, उसको हम 3D में देखना। अगर 3D में देख रहे हैं तो स्लोप तो हमें आराम से दिखेगी, रिलीफ दिखेगी, फॉर्म्स दिखेंगी, वर्टिकल स्टीरियो व्यू बेसिकली हम देख सकते हैं, कोई भी मॉर्फोलॉजिकल डिटेल उसकी पता कर सकते हैं। ठीक है ना, ये एक बार उससे तुम और यहाँ पे देखो स्पेशियल रिजोल्यूशन, चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। स्पेशियल रिजोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, जब हम नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा दें। एक मिनट, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, टेम्पोरल रिजोल्यूशन, एक और रिजोल्यूशन होता है, कौन सा है चौथा? सर रेडियोमेट्रिक। वेरी गुड, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। अब इन चारों को एक कोई रफ डिस्क्राइब कर सकता है एक एक लाइन में? यस सर। हाँ, वेरी गुड, करो। सर इसमें जो पहला है उसको हम लोग नंबर ऑफ डिस्टेंस पे मेजर करते हैं। देखो, स्पेशल एंड रिजोल्यूशन सेकंड डिपेंड करता है कि डिस्टेंस वाइज, ठीक है, डिस्टेंस कम रखेंगे तो रिजोल्यूशन ज्यादा हो जाएगा। सर इसके बाद वेरी गुड, स्पेक्ट्रल जो होता है नंबर ऑफ वेवलेंथ पे होता है। गुड, टेम्पोरल। यस सर। और फिर इसके बाद जो तीसरा है वो ब्लैक एंड व्हाइट के बीच जो ग्रे होता है बिट उस पर डिपेंड करता है। हाँ हाँ, उसका नाम क्या है? इसमें आ गया। ठीक है, थर्ड वन जो है ठीक है, यस एंड सर जो लास्ट वन था वो टाइम डिफरेंस है। हाँ ठीक है। हाँ, एक रफ आइडिया बेसिकली क्या है, स्पेशल रिजोल्यूशन डिपेंड करता है कि
कितनी डिस्टेंस में हम उसको देख रहे हैं, जितना डिस्टेंस कम करते जाएंगे स्केल बढ़ता जाएगा, एरिया कम होता जाएगा, रिजोल्यूशन बढ़ता जाएगा। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन में क्या है, अगर हम किसी वेवलेंथ को इंट्रोड्यूस करते हैं उस पर्टिकुलर सैटेलाइट इमेज में, तो क्या होगा, इमेज का और क्लेरिफिकेशन बढ़ जाएगा और डिटेल्स हम उसकी बता सकते हैं, इमेज की क्वालिटी में इन्हेंसमेंट हो जाएगा। टेम्पोरल रिजोल्यूशन में क्या है, जियोग्राफिकल एरिया सेम रखेंगे बट जो इमेज लेने का टाइम है उस टाइम में हम गैप रख देंगे, ठीक है। खास करके टेम्पोरल रिजोल्यूशन वहाँ इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे सीजनल वेरिएशन हो रहा हो, ठीक। और एक और था रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन, वो बिट्स पे डिपेंड करता है, बहुत अच्छा होता है, जैसे कि ब्लैक और वाइट के बीच में नंबर ऑफ बिट्स होती हैं, टू की जितने, जैसे 7 बिट है तो 2 की पावर 7 उसमें शेड्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब लैंडफॉर्म्स की बात करें, कुछ टेक्टोनिक लैंडफॉर्म्स होंगे। अब जैसे ये तुम लैंडफॉर्म देख पा रहे होगे, तो ये क्या है, बेसिकली वॉल्केनिक कोन्स हैं, ठीक है। अब अगर तुम्हें वॉल्केनिक कोन होगा कैसा, उसका शेप एग्जैक्ट पता होगा, तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं प्रॉब्लम में आ जाओगे। और दूसरी चीज़ क्या है, ये जो वॉल्केनिक कोन्स हैं इनको हम आइडेंटिफाई करने के लिए इसका सबसे अच्छा होता है लो ऑब्लिक एरियल फोटोग्राफ। बिकॉज वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ में क्या होगा, हम ये जो हाइट है ये बहुत अच्छा नहीं दिखेगी, कुछ समझ पा रहे हो ना क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर वर्टिकल हम देख रहे हैं तो। वर्टिकल में क्या दिखेगा हमको, सिर्फ ये डॉट एक दिख रहा होगा, ठीक है, बट एग्जैक्ट हाइट इसकी क्या है कितनी है बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट लो ऑब्लिक फोटोग्राफ में जैसे यही दो क्रेटर हैं, तो यही बहुत अच्छी मुझे अच्छा बात लगा, जैसे ये दो क्रेटर तुम देख पा रहे हो, तो ये क्रेटर तो वर्टिकल है बिल्कुल, तो इसकी हाइट हम बहुत अच्छी नहीं बता सकते, लेकिन इसकी हाइट हम एक रफली मेजरमेंट कर सकते हैं। दिख रहा है या नहीं? यस सर। यस सर। तो जब तुम ये पर्टिकुलर आरपी गुप्ता बुक का लास्ट चैप्टर देखोगे ना, और उस पे जो इमेज बनी है, खास करके इमेज पे फोकस करना, बस दो चीजें पता होना चाहिए कि लैंडफॉर्म्स पहले से पता होना चाहिए कि वो है क्या, उसका शेप क्या होगा, प्लस उस एरिया की जियोलॉजी अगल बगल। अब जैसे जहाँ पे भी वॉल्केनिक रॉक होंगी तो जाहिर सी बात है, मतलब अगर वॉल्केनो होगा तो उस पर लावा मूव किया होगा ना, लावा फ्लो किया होगा, तो लावा फ्लो किया होगा तो फ्लो स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, वॉल्केनिक कौन तभी तो कहोगे उसको। अब एक चीज और तुम उसको डिफ्रेंशिएट करना, थोड़ा मैं टफ कर देता हूँ उसको। अगर मान लो ऐसे ही कोई माउंटेन हो, उसमें हर डायरेक्शन से रिवर फ्लो कर रही हो, तब कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, कौन बताएगा? सर क्रेटर नहीं रहेगा सर माउंटेन में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर सिंपल कोई माउंटेन होगा तो उसमें हमें ये क्रेटर देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मतलब अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है लैंडफॉर्म्स का, तो तुम इमेज में उसे आसानी से बता सकते हो। ये इमेज एक्चुअली बहुत अच्छा, बहुत क्लियर नहीं है। अच्छा देखो ध्यान से, चलो इस पे एक चीज, पैन क्रोमेटिक, यहाँ पे भी आया पैन क्रोमेटिक। पैन क्रोमेटिक मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट, और ब्लैक व्हाइट का मिक्सचर ही ग्रे कलर होता है। और ये क्या है, शोइंग वॉल्केनिक प्लेटो लैंडफॉर्म, ठीक है। ये बहुत अच्छी इमेज नहीं है, समझ थोड़ा सा। बेसिकली फिर वही यहाँ पे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की बात कर लिया, वॉल्केनिक उतना इम्पोर्टेंट। अब रनिंग वाटर अगर, ठीक है, फ्लूवियल लैंडफॉर्म हम कैसे क्या करेंगे, तो फ्लूवियल लैंडफॉर्म के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमें पता होना चाहिए कि ड्रेनेज पैटर्न का हमें पहले से आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज द डेंड्रिटिक पैटर्न, व्हाट द रेडियल पैटर्न, ठीक है। और पहला चीज पैटर्न क्या होगा, दूसरा किस टाइप के जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म में, किस टाइप की टेक्टोनिक्स में कौन सा लैंडफॉर्म, कौन सा ड्रेनेज पैटर्न वहां पे हमें दिखेगा। दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ड्रेनेज पैटर्न इज स्पेशली अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीम इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टेरेन, किस टाइप का टेरेन है, ये इंपॉर्टेंट है। और ड्रेनेज पैटर्न के तुम देख ही पा रहे होगे टाइप्स, इस पे डेंड्रिटिक है, रेक्टेंगुलर है, पैरेलल है, ट्रेल्स है, रेडियल है, एनुलर। अब मियोंडरिंग रिवर कॉमन इन सच रिवर, ठीक है। अब इस ये जो इमेज तुम देख पा रहे होगे, इसमें डिफरेंट टाइप के ड्रेनेज पैटर्न देख रहे होगे।
दिख रहे हैं। और इस बुक में अगर तुम देखोगे तो इसमें सब लिखा भी हुआ है, ए डेंडेटिक है, बी रेक्टेंगुलर है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, सब लिखा है इस पे। तो एक बार बस तुम इस बुक से पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या है कैसे। क्योंकि लैंड फॉर्म में बताना इसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये टॉपिक तब बहुत इंपॉर्टेंट होता जब रिमोट सेंसिंग का प्रैक्टिकल होता तुम्हारे पे। समझ पा रहे हो इस चीज को? या हो सकता है क्वेश्चन वैसे तो नहीं आएगा, बट ऐसा आ सकता है कि पर्टिकुलर ये एक इमेज तुमको दे दी गई, ठीक है, और पूछा गया विच टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न शोन इन दिस इमेज, ठीक है, तो तुम्हें बताना होगा कि डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। अगर तुम आरपी गुप्ता बुक पढ़ोगे तो उस पे ये टेबल है, और मैं तो कहूँगा इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ अगर तुम आगे कुछ एंट्रेंस एग्जाम वगैरह भी देना चाह रहे हो तो। क्योंकि इसमें अच्छी बात क्या है, जैसे डेंड्रेटिक पैटर्न है तो उसका डिस्क्रिप्शन और उसके साथ में उसकी जियोलॉजिकल सेटिंग भी लिखी हुई है, ठीक है, तो ये ध्यान दे लेना इसमें, मतलब ये आरपी गुप्ता बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। चाहो तो पेज नंबर नोट कर सकते हो, ये बेसिकली 338 या 330 के आसपास से देखना शुरू करना, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो लैंडफॉर्म में बेसिकली तुम्हारे पास जैसे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म हुए, फ्लूवियल लैंडफॉर्म, आगे कोस्टल लैंडफॉर्म्स देखोगे, ठीक है, ये कोस्टल और डेल्टाइक लैंडफॉर्म। देखो एक बात याद रखना, जब भी रिवर डेल्टा बना रही होती है तो वहां पे काफी सारी रिवर क्या होती है, मल्टीफरकेटेड हो जाती है। मल्टीफरकेटेड मीन्स कि काफी डायरेक्शन वाइज उसमें ब्रांचिंग हो जाती है। जैसे कि कोई भी रिवर, ये देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे तो खैर बनेगा नहीं, इससे बनाता हूँ। जैसे कोई एक ये रिवर सिंपल जा रही थी, ठीक है, अब मान लो ये काफी सारे छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड हो जाए, एक चैनल ये है और इसकी जो एक ये मेन बड़ी चैनल है, ठीक है, और वो बेसिकली चैनल डिवाइड क्यों हुआ, बीच में उसमें सेडिमेंट्स लोड आ गए। तो ये एक्चुअली ये मल्टीफर्केशन ये तभी होगा जब ये रिवर ओशन में मिलने वाली होगी, जब डेल्टा का फॉर्मेशन होने वाला होगा। मल्टीफर्केशन समझ रहे हो, मतलब रिवर के पास अब इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि जो वो लोड लाई है वो पूरा का पूरा आगे मतलब आगे कैपेबल नहीं है कि वो आगे अपना लेके चल सके, तो वो क्या करेगी, बीच बीच में सेडिमेंट्स को ड्रॉप करती जाएगी। और जो रिवर है बेसिकली, जो वाटर है रिवर का, वो मैं ब्लू से बना देता हूँ, इस ब्रांच से भी फ्लो कर जाएगा, यहाँ से भी फ्लो करेगा, यहाँ से भी, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे फर्केशन हो जाएगा। आरपी गुप्ता पे ही चलते हैं, ठीक है। तो वो मेन, अगर तुम्हें कोई रिवर में ऐसा दिखने लगे तो समझ जाना कि वो रिवर अपने ओल्ड स्टेज में आने लगी है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो नियर कोस्टल, कोस्ट के नियर है, ठीक है। कोस्टल लैंडफॉर्म इन्फ्लुएंस द कंट्रोल ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू द सी। हाँ, कोस्ट से याद आया, कोई डिफाइन कर सकता है, दो लाइन होती है, एक होती है शोर लाइन, दूसरी होती है कोस्ट लाइन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है भी या नहीं? सर कोस्ट लाइन फिक्स्ड होती है और शोर लाइन सर टेम्पररी, सर वो चेंज होती रहती है जैसे जैसे ट्रांसग्रेशन लाइन करो, होता कोस्ट है। लाइन है क्या? सर किनारा, सर सी तट जो किनारा मतलब जहाँ से लैंड खत्म होके ओशन शुरू हो रहा हो, जी सर, उस लाइन। ठीक। तो शोर लाइन क्या होगा? सर पानी का सर लेवल आखिरी कहाँ पे है सर, जो ट्रांसग्रेशन होता है तो सर शोर लाइन शिफ्ट हो जाती है, जो शिफ्ट होती रहती गलत, कोई और ट्राई करेगा?
तो तुमने शोर लाइन सही बताई, बट कोस्ट लाइन पूरी तरीके से गलत है वो। देखो बेसिकली बीच, बीच बेसिकली जितने भी तुम्हारे ये स्टेट आएंगे, बीच ज़्यादातर में है, ठीक है। ज़्यादातर इन द सेंस जितने भी स्टेट हैं इंडिया में लगभग सब में ही बीच है, बस उस बीच का एरिया कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बीच वहाँ पे बेसिकली उस रीजन को बोलेंगे जहाँ पे सैंड बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। और मडी सैंड ना हो, मडी सैंड प्रॉब्लम करती है एक्चुअली टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब वहाँ आदमी जा नहीं सकता है। बाकी बीच हर जगह होगा, ठीक। अब बात करते हैं थोड़ा सा, चलो बता देता हूँ मैं कोस्ट लाइन और शोर लाइन में डिफरेंस क्या है। देखो एक चीज़ याद रखना, जब हम शी शोर के पास में रहते हैं, ठीक है, तो तुमने शोर लाइन वो लाइन है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट बिटवीन द लैंड एंड ओशन, वो फ्लक्चुएट करेगी डे बाय डे, ठीक है, टाइम टू टाइम वो फ्लक्चुएट कर रही है। कोस्ट, अब बात करते हैं कोस्ट, शोर लाइन तो समझ में आ गया होगा सबको, आई होप एक रफ आइडिया शोर लाइन का पहले से होगा सबको, ठीक है। अब बात करता हूँ कोस्ट लाइन, ध्यान से सुनना इस बात को। जो ओशन के पास में जो एरिया होता है, जो लैंडफॉर्म्स बनती हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, कुछ कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनती हैं। जो समुद्र का किनारा होता है उसमें किनारे कुछ लैंडफॉर्म्स बनती हैं, तो वो लैंडफॉर्म जैसे कि क्लिफ, नाम सुना होगा, क्लिफ के काफ़ी टाइप होते हैं, रेजिस्टेंस क्लिफ, वेरिएबल क्लिफ, सुने हैं नाम ये नहीं। तो जो ये कोस्टल लैंडफॉर्म का जहां पर एंड होता है, कोस्ट लाइन हमेशा लैंड में होगी, ऐसे समझो, मैं बता देता हूँ, ऐसे समझो जैसे कि ये ओशन का पार्ट है, ये लैंड का पार्ट है, और ये जैसे मान लो यहाँ तक ओशन है, ये ओशन है, तो ये वाली लाइन मैं दूसरे कलर से इससे बना देता हूँ, ये होगी मान लो हमारी शोर लाइन है, ठीक है। शोर लाइन के बावजूद यहाँ तक जैसे मान लो कुछ कोस्टल, ये कोस्टल रीजन है, समुद्री किनारा जिसको कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी अलग टाइप का बिल्कुल हैबिटेट होगा, एनवायरनमेंट होगा अलग टाइप के, यहाँ पे काफ़ी शेली ऑर्गेनिज्म होंगे, यहाँ पे पानी नहीं है लैंड, ठीक है। तो ये कोस्टल रीजन जहाँ तक रहेगा, जहाँ पे इस कोस्टल रीजन का एंड होगा और मेन एक्चुअल लैंड जो कि कोस्टल रीजन में ना हो, उस बाउंड्री को जो मैच कर मिलाते हुए लाइन आती है वो होती है कोस्ट लाइन। नहीं समझ पाए? नो सर। ओके। फिर से चलो एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। शोर लाइन सबको समझ में आ गई होगी। कोस्ट लाइन थोड़ा सा टफ है, टफ इन द सेंस पढ़ा नहीं होगा तुम लोगों ने ज़्यादा। जो कोस्टल लैंडफॉर्म एक्चुअली सी कोस्ट पे कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं, कुछ यहाँ का एनवायरनमेंट होता है, जैसे जो जो एरिया समुद्र के किनारे हैं जो कोस्टल रीजन पे आते हैं, कोस्टल रीजन माने जो समुद्र के किनारे किनारे, वहाँ पानी नहीं आएगा कभी, बट वहाँ का एनवायरनमेंट ही थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो वो इन्वायरमेंट, वो एरिया जहाँ पे कोस्टल लैंडफॉर्म्स जहाँ तक आएंगे, मतलब जहाँ पे एंड होगा, जैसे मान लो कोस्टल लैंडफॉर्म यहीं से शुरू हो रहा है, यहाँ से इसके बाद कोई कोस्टल लैंडफॉर्म नहीं है, तो उस लाइन को ज्वाइंट करते हुए जो लाइन आएगी वो क्या होगी, कोस्ट लाइन। समझ में आया? शोर लाइन लैंड और वाटर का इंटरसेक्शन जहाँ पे होगा शोर लाइन। कोस्ट लाइन जो कोस्टल लैंड फॉर्म का एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट टुवर्ड्स द लैंड, लैंड की तरफ जो एंड पॉइंट होगा कोस्टल लैंड फॉर्म का, वहां से जो लाइन पास हो रही है उसे हम कोस्ट लाइन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। आगे कुछ फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। देखो एओलियन लैंड फॉर्म्स जहाँ पे भी तुम्हें ड्यून्स वगैरह देखने को मिले, जैसे कि जो लैंड फॉर्म्स बेसिकली हैं, अब जो विंड के थ्रू बनते हैं,
या जहाँ पे वेजिटेशन नहीं हो, कम वेजिटेशन हो, मॉइस्चर कम हो, ठीक है, मॉइस्चर कम हो, वेजिटेशन कम हो, इट मीन्स डेजर्ट की कंडीशन हो, वहाँ पे एओलियल प्रोसेस जो होते हैं वो बहुत ही डोमिनेंट होते हैं। ठीक, डोमिनेंट क्यों होते हैं? वहाँ पे विंड को मूव करने के लिए कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं होता, क्योंकि ये पेड़ क्या करते हैं, विंड को बहने के, जब विंड मूव करती है, फ्लो करती है, तो उसके लिए एज ऑब्स्टिकल वर्क करते हैं। तो अगर वेजिटेशन नहीं होगा तो विंड आराम से मूव करेगी। और मॉइस्चर क्या करता है? मॉइस्चर के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि जो धूल के कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो पानी के साथ मिल करके ज़मीन में बैठ जाते हैं। तो डस्ट पार्टिकल अगर विंड में नहीं होंगे तो उसको इरोजन बहुत अच्छा नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो एओलियन लैंडफॉर्म के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वेजिटेशन ना हो और मॉइस्चर बहुत कम हो या ना हो। ठीक है, तो एओलियन लैंडफॉर्म अच्छे बनते हैं वहाँ पे। काफ़ी सारे लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे तुमने पढ़ा होगा, जार्डन्स है, ब्लो आउट्स है, डेजर्ट पेवमेंट्स है, डेजर्ट वार्निश है, ये सारे लैंडफॉर्म्स। डेजर्ट वार्निश कोई बताएगा? देन आता है ग्लेशियर लैंडफॉर्म। ग्लेशियर लैंडफॉर्म बेसिकली एक चीज़ है, जहाँ पे ग्लेशियर लैंडफॉर्म मिलेंगे वहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा क्यों? बिकॉज आइस रहेगी, और आइस में रिफ्लेक्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये तो पता होगा कि ग्लेशियर है क्या, बेसिकली मूविंग आइस, ठीक है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के अलोंग जो मूव करते हैं। और इसके अलग अलग जो ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स है, यू शेप वैली है, हॉर्न्स हैं, काफ़ी सारे हैं। ठीक है, पढ़े भी होंगे तुमने। वो कहीं पे देखने को मिले तो हम उसको ग्लेशियर लैंडफॉर्म कहेंगे। अब यहाँ से फिर स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा। तो देखना, तुम लोग सिर्फ यहीं तक पढ़ा है तुमको, ग्लेशियर लैंडफॉर्म तक। ठीक है, और पूरा वो भी नहीं पढ़ाना। बस एक चीज़ याद रखना, अगर तुम्हें लैंडफॉर्म क्या है ये पता है और किस रीजन में बनता है, अगर यू शेप पहले पूछी जाए और पूछ यही ना पता हो कि ग्लेशियर में बनती है, तब तो प्रॉब्लम। ठीक है।